कक्षा 7 की विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम 14वीं इकाई पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम में ध्वनि। ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा कि ध्वनियों को कैसे उत्पन्न किया जाता है, कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, आवृत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर, ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है बच्चों, जब किसी वस्तु को हम किसी तरफ फेंकते हैं और पुनः वस्तु हमारी तरफ वापस लौट आए। जैसे एक रबर की गेंद को अगर आप ले करके किसी दीवार पर टकराते हैं तो वह गेंद दीवार से टकराकर पुनः आपके पास वापस आ जाती है। इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। तो उसी प्रकार जो ध्वनि है वह भी जब किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो ठोस तल से टकराने के बाद पुनः वह वापस आती है। इस क्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की में भी यह परावर्तन की क्रिया होती है और ध्वनि भी जैसे प्रकाश में है कि जितने कोण पे वह टक्कर हो रही है उस सतह से, उतने ही कोण पर वह प्रकाश की किरण मुड़ती है। उसी तरह ध्वनि की किरण भी उस प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वह ध्वनि के परावर्तन के में भी लागू होता है और उसी आधार पे प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन ध्वनि के परावर्तन में भी हम देखते हैं। और इसके लिए क्रियाकलाप भी दिया गया है, कैसे करेंगे आप। चिकनी लकड़ी लेकर के और उसमें 2 बेलन लगा करके और एक तरफ जब हम बोलते हैं तो उस बेलन के माध्यम से उस सतह से टकराती है और फिर दूसरे बेलन के माध्यम से जो दूसरी तरफ कान लगाया हुआ व्यक्ति है उसे सुनाई देती है। तो परावर्तन के अनुसार परावर्तन के गुण के कारण ऐसा संभव होता है। तो यह प्रदर्शित करता है कि जो परावर्तन होता है वह ध्वनि में भी पाया जाता है, लेकिन जो ध्वनि का परावर्तन होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है, वह एक समान नहीं होता है। धातुएं जो होती हैं वह ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। मतलब किसी धात्विक सतह से जब ध्वनि टकराती है तो जो ध्वनि का परावर्तन होता है वह बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर थर्माकोल से, कार्क से या कपड़े से ध्वनि टकराती है तो उसमें परावर्तन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह पदार्थ ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। ध्वनि के अवशोषक पदार्थ होते हैं और इनसे ध्वनि परावर्तित नहीं होती है। एक गुण होता है प्रतिध्वनि, एक घटना होती है। क्या होती है? ध्वनि प्रतिध्वनि, इको के नाम से जानते हैं इसे हम। कभी कभी हम जब किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हाल में जब हम ज़ोर से बोलते हैं तो हमारे वह बोलने या चिल्लाने की ध्वनि दोबारा हमें सुनाई देती है। इस घटना को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जो दोबारा हमें सुनाई देती है इस घटना को कहते हैं प्रतिध्वनि। और यह जो प्रतिध्वनि होती है यह ध्वनि के परावर्तन के कारण ही हमें सुनाई देती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मतलब जो स्रोत है, और जहाँ ध्वनि जिस तल से परावर्तित होकर वापस आ रही है, दोनों के बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा ये जो ध्वनि का परावर्तन है इसे हम स्पष्ट सुन नहीं पाएंगे। अगर ध्वनि का परावर्तन या प्रतिध्वनि हमें स्पष्ट सुननी है तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत और जिस सतह से वह ध्वनि टकराकर वापस आ रही है उसके बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर अवश्य होनी चाहिए। गूंज क्या होती है? किसी उचित परावर्तक तल से के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद अगर हम ध्वनि स्रोत को बंद भी कर देते हैं तब भी वह ध्वनि जो उत्पन्न हुई है वह परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का जो प्रभाव है वह कान पर काफ़ी समय तक बना रहता है। काफ़ी समय तक वह हमें ध्वनि सुनाई देती है। अलग अलग सतह से टकराकर बार बार हमारे पास वापस आती है और जिससे काफ़ी समय तक वह हमें सुनाई देती है। ध्वनि के इस दीर्घीकरण को बार बार परावर्तन के कारण हम जो दीर्घीकरण होता है इस घटना को हम गूंज कहते हैं या अनुरणन कहते हैं। तो गूंज में हमें ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, लेकिन गूंज में जो ध्वनि का परावर्तन होता है वह बार बार होता है
इसी कारण वह ध्वनि हमें बहुत स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। प्रतिध्वनि के कुछ उपयोग होते हैं, जाने कैसे क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। जल में जो वस्तुएं स्थित हैं गहराई पे, उनकी खोज के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए भी हम प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। चमगादड़ के बारे में हम जानते हैं, चमगादड़ जब रात में उड़ता है तो उसके सामने जब कोई अवरोध पड़ता है तो उससे चमगादड़ उड़ते समय ध्वनि उत्पन्न करता है, और वह ध्वनि जब उसके सामने किसी पड़ने वाली किसी सतह से टकराती है तो तुरंत उसके पास वापस आ जाती है परावर्तित होके। वह प्रतिध्वनि उसे सुनाई दे जाती है, उसे पता चल जाता है कि सामने कोई अवरोध है, वो अपना रास्ता बदल देता है, टकराने से बच जाता है। तो चमगादड़ भी प्रतिध्वनि का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं। कीट द्वारा भोजन की खोज में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। समुद्र में जो पनडुब्बी की स्थिति होती है उसे ज्ञात करने में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। समुद्र में जो मछलियों के झुंड होते हैं उनकी स्थिति कहाँ है, कैसे है, इसको ज्ञात करने में प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो यह प्रतिध्वनि के कुछ दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग होते हैं। मनुष्य द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसका श्रवण कैसे मनुष्य करता है, कैसे हमें ध्वनि सुनाई देती है, इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र या जो कंठ होता है उससे उत्पन्न होती है, और मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा ध्वनि को सुन पाता है उस ज्ञानेंद्रिय को हम कान के नाम से जानते हैं या कान कहते हैं। वस्तुओं में जो कंपन होता है उसी के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, और वायु के माध्यम से कंपन द्वारा ध्वनि हमारे कानों तक या कान के पर्दे तक पहुंचती है, और कान का जो पर्दा है वह कंपन करने लगता है, और कान के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है, उसके कारण पर्दे जो कंपन उत्पन्न होता है वह कंपन ध्वनि संकेत के रूप में परिवर्तित होकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें ध्वनि सुनाई देने लगती है। कान एक बहुत ही कोमल और संवेदनशील अंग होता है, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही हम बाहरी अपने पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के बारे में अनुभव कर पाते हैं। सुस्वर क्या होता है और शोर क्या होता है यह जान लें कि अच्छी ध्वनि जो कि हमें पसंद होती है और ऐसी ध्वनि जो कि हमें शोर के रूप में सुनाई देती है, क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, जान लें। नियमित एवं आवर्ती कंपनों से जो उत्पन्न ध्वनि होती है और कान पर मधुर प्रभाव डालती है वह सुस्वर कहलाती है, अच्छा स्वर कहलाती है। जैसे कोयल की कूक, पपीहे की टेर, संगीतमय वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियाँ, हारमोनियम आदि से उत्पन्न ध्वनियाँ, यह जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वह एक नियमित आवर्ती कंपनों से उत्पन्न होती हैं और हमें अच्छी लगती हैं, इसे हम सुस्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसी ध्वनियाँ जो कि अनियमित और अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न होती हैं, बार बार अनावश्यक रूप से आवृत्ति मतलब उत्पन्न होकर के कान से टकराती हैं और कान पर कर्कश प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ऐसी ध्वनियों को हम शोर कहते हैं। जैसे उच्च स्वर में बातें करना, लाउड स्पीकर का बहुत तेज़ बजना, या मच्छरों की भिनभिनाहट, पटाखों के फूटने से जो तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है, यह सारी ध्वनियाँ अनियमित आवर्त के अंतराल पर हमारे कानों तक पहुँचती हैं और हमें कर्णप्रिय नहीं लगती हैं, इन्हें हम शोर कहते हैं। शोर का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है जान लें, और कैसे हम इससे बच सकते हैं यह भी हमें जानना आवश्यक है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तीव्र विस्फोटकों से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, कारखानों या लाउड स्पीकर से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इस तरह की ध्वनियों को हम ध्वनि के प्रदूषक के रूप में जानते हैं। यह हमें अप्रिय होती, हमारे लिए अप्रिय होती हैं और हम इन्हें सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? परिवेश में जो शोर का स्तर है हमारे, वह लगातार अगर उच्च बना रहे, मतलब शोर में हम लगातार रहें, तो जो हमारे सुनने की शक्ति है वह प्रभावित होती है। इससे बहरापन आ सकता है।
ध्वनि प्रदूषण के कारण जो हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, जो सामाजिक कार्य व्यवहार हैं, वह प्रभावित होते हैं। शोर में जो रहने वाले लोग हैं वह असामाजिक व्यवहार करते हैं, कहने का मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अत्यधिक शोर की उपस्थिति से अनेक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा उत्पन्न हो सकती है, बहुत तनाव में रह सकता है व्यक्ति, चिंता होने लगती है। इस तरह की मानसिक बीमारियां भी शोर के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। कैसे इनका नियंत्रण किया जा सकता है? अगर हम शोर को नियंत्रित करें तो जो ध्वनि प्रदूषण है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो हमें वाहनों की संख्या में वाहनों की अच्छे से देखरेख करनी चाहिए, जिससे उनसे अधिक शोर न उत्पन्न हो, या कम तीव्रता वाले पेटीनुमा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। यह सारे प्रयास करने चाहिए जिससे कि कम से कम अप्रिय ध्वनि या शोर उत्पन्न हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ध्वनि की वायु की जो चाल है वायु में वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये सारी बातें हमने ध्वनि के बारे में पढ़ी इस अध्याय में, और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। जैसे कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, महत्वपूर्ण बात है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यह इस अध्याय में हमने सीखा। ध्वनि के संचरण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए हमेशा ठोस, द्रव अथवा गैसीय माध्यम का होना आवश्यक है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन सिर्फ एक बार होता है। हमने पढ़ा प्रतिध्वनि और गूंज के बारे में। तो प्रतिध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि किसी सतह से टकराकर सिर्फ एक बार हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन जो गूंज होती है उसमें ध्वनि का जो परावर्तन है वह अनेक सतहों से टकराकर बार बार होता है, जिससे हमें वह अच्छी नहीं लगती है और स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए हम जब बरसात के मौसम में देखते हैं कि जो बादलों की चमक होती है वह पहले हमें दिखाई दे जाती है, और बादलों की जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वह हमें बाद में सुनाई देती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, और प्रकाश पहले पहुंच जाता है, ध्वनि बाद में पहुंचती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे हमने इस अध्याय में सीखा, और इसी के साथ यह अध्याय पूरा हो गया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कराएंगे। अगर इस पूरे अध्याय से संबंधित कोई भी डाउट है, भी आपके मन में कोई पॉइंट है जो कि समझ नहीं आया है, तो आप फ़ोन करके कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे हम अभ्यास प्रश्नों के साथ और अगली क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।